हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं जितेंद्र आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिपब्लिकन जीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सबसे पसंदीदा टॉपिक मुगल वंश पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुगल वंश की स्थापना कैसे हुई, मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में जानेंगे और बाबर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए किसने निमंत्रण दिया था और बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों की भी चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मुगल वंश की स्थापना कैसे हुई। शुरू करने से पहले हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं। जिस समय भारत पे बाबर ने आक्रमण किया था उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। जिस समय भारत पर मुगल वंश की स्थापना होने वाली थी उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोधी वंश का शासन था और इब्राहिम लोधी शासन कर रहा था। इसके अलावा दक्षिण भारत की बात करें तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का शासन था और दोस्तों कई छोटे छोटे राज्य, स्वतंत्र राज्य जो थे वो क्षेत्र विस्तार के लिए आपस में लड़ा करते थे। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि भारत की राजनीति में अस्थिरता थी, भारत की राजनीति लड़खड़ा रही थी। कोई भी ऐसी केंद्रीय शक्ति नहीं थी जो कि समूचे भारत को एकजुट कर सके और एक धागे में बांध सके, और यह स्थिति विदेशी आक्रमण के लिए बहुत ही अनुकूल होती है। इस समय कोई भी विदेशी शक्तिशाली शासक भारत आकर अपना साम्राज्य स्थापित कर सकता था और इसी परिस्थिति का फायदा उठाकर बाबर ने 1526 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं मुगल वंश के बारे में। मुगल कौन थे? मुगल वंश दो वंशों तुर्क और मंगोल से उत्पन्न होने वाला एक लड़ाकू योद्धाओं का वंश था। इन्हीं दोनों वंशों से मिलकर मुगल वंश की स्थापना होती है। इन्हीं दोनों वंशों के मिलने के पश्चात बाबर का जन्म होता है और बाबर भारत में 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना करता है। बाबर अपने पिता की तरफ से तैमूर का वंशज और अपनी माता की तरफ से चंगेज खां का वंशज अर्थात मंगोल वंश का था। इस तरह जीत हासिल करना और कुशल प्रशासन बाबर के खून में ही था। आइए जानते हैं अब बाबर के विषय में, बाबर का जीवन परिचय। दोस्तों, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा जो कि तैमूर वंश से थे और माता का नाम कुतुबुल निगार खानम था जो कि मंगोल वंश से थी। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि बाबर अपने पिता की तरफ से किस वंश से था और माता की तरफ से किस वंश से था। तो याद रखना दोस्तों, पिता की तरफ से तैमूर वंश और माता की तरफ से मंगोल वंश से था। मंगोल वंश वही है जो चंगेज खां का वंश था। दोस्तों, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। 14 फरवरी को हुआ था। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे भी होता है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और दोस्तों बाबर का तुर्की भाषा में अर्थ बाघ होता है। बाबर एक पराक्रमी और निर्भीक योद्धा था, इसी वजह से इसे यह नाम दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बाबर की आत्मकथा बाबरनामा के बारे में। दोस्तों, बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी हुई बाबर द्वारा उसकी आत्मकथा है। बाबर द्वारा रचित बाबरनामा को तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जानते हैं। फारसी भाषा में बाबरनामा का अनुवाद 1589 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना और पायंदा खान ने किया था और इसका अंग्रेजी में अनुवाद श्रीमती बेब्रिज ने किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में विजयनगर के तत्कालीन शासक कृष्णदेव राय को समकालीन भारत का सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली सम्राट कहा है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा दोस्तों बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है तुर्की भाषा में। एक और क्वेश्चन दोस्तों बनता है कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना और पायंदा खान। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस शासक का वर्णन किया है? किस हिंदू शासक या किस भारतीय शासक का वर्णन किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। बाबर की मातृभाषा चागताई भाषा थी, लेकिन उस समय उस स्थान की आम बोलचाल की भाषा फारसी थी। इस वजह से बाबर की इन दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि बाबर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। दोस्तों, बाबर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, इसके पीछे के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ कारणों की हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसे समझने के लिए हमें पहले समझना होगा बाबर के जीवन संघर्ष के बारे में। दोस्तों, बाबर के पिताजी फरगना के एक सरदार या शासक थे और उनके संबंध अपने पड़ोसियों के साथ या रिश्तेदारों के साथ सही नहीं थे। इसी वजह से फिर जब बाबर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 1494 ईस्वी में फरगना की राजगद्दी पर बैठता है तो उसे कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और यहीं से स्टार्ट होता है उसका प्रारंभिक जीवन संघर्ष। दोस्तों, बचपन से ही बाबर समरकंद पर
अपना अधिकार करना चाहता था। इसीलिए 1494 ईस्वी में जब वह गद्दी पर बैठा तो उसने समरकंद पर आक्रमण कर दिया, परंतु दोस्तों वह पहली बार इस आक्रमण में असफल हो गया। दोस्तों यहीं से हमें सीख लेनी चाहिए कि पहली असफलता कोई असफलता नहीं होती। पहली असफलता से हमें सीख लेकर दोबारा प्रयास करना चाहिए और सफल होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं भारत में 300 साल तक राज करने वाले मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी और यह बाबर भी अपने पहले प्रयास में असफल हुआ था। तो इससे हमें सीख लेनी चाहिए। चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। पहली बार असफल होने के पश्चात 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद वह 1497 ईस्वी में समरकंद पर दोबारा हमला करता है और इस बार वह सफल होता है, परंतु दोस्तों वह केवल 100 दिन ही यहाँ पर शासन कर सका। 100 दिन बाद उसे भागना पड़ा। फिर उसके बाद दोस्तों 1501 ईस्वी में पुनः समरकंद पर आक्रमण करता है और विजय पाता है, लेकिन दोस्तों इस बार भी वह सिर्फ 8 महीनों तक ही शासन कर सका। उसके बाद इसे यहाँ से भागना पड़ा। लगातार मध्य एशिया में असफलता के बाद फिर इसने पूर्व की ओर रुख किया और 1504 ईस्वी में काबुल और गजनी को जीता। काबुल और गजनी को जीतने के पश्चात 1507 ईस्वी में कंधार को जीता और बादशाह की उपाधि धारण की। फिर उसके बाद दोस्तों एक बार पुनः 1511 ईस्वी में अपनी मातृभूमि पुश्तैनी रियासत फरगना को पाने के लिए दोबारा से फिर से आक्रमण करता है और विजय प्राप्त करता है, परंतु दोस्तों पुनः इसे 1512 में समरकंद से भागना पड़ता है। अब दोस्तों यह समझ चुका था कि मध्य एशिया में राजनीतिक स्थिति बहुत ही मजबूत है और यहाँ पर शासन कर पाना बड़ा मुश्किल है, और फिर उसने दोस्तों निश्चय किया कि यह पूर्व की ओर भारतीय सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण करेगा और भारत की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों इसके पास अब तक ये जानकारी पहुँच चुकी थी कि भारत एक समृद्धशाली शक्तिशाली देश है और यहाँ के जो राजनीतिक स्थिति है उसमें अस्थिरता आई हुई है। अर्थात दोस्तों राजनीतिक स्थिति बिखर चुकी है और यहाँ के राजा आपस में लड़ रहे हैं और बाहरी आक्रमण के लिए यह स्थिति बहुत ही अनुकूल थी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बाबर भारत की ओर रुख करता है और 1519 ईस्वी में भारतीय सीमा क्षेत्र बजौर और फिर दोबारा से 1519 में भेरा पेशावर को जीतता है। 1519 में दोबारा आक्रमण के पश्चात 1520 ईस्वी में पंजाब के सियालकोट पाकिस्तान को जीतता है और फिर लूटकर वह वापस चला जाता है। इसके पश्चात दोस्तों 1524 ईस्वी में लाहौर सहित पंजाब के अधिकांश भागों पर विजय प्राप्त करता है। दोस्तों कहा जाता है कि बाबर पहले डायरेक्ट भारत पर आक्रमण करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहता था कि भारत कितना शक्तिशाली है और यहाँ पर किस प्रकार से अधिकार किया जा सकता है, किस प्रकार से यहाँ के युद्ध जीते जा सकते हैं। लगातार 1519 के बाद 1524 तक 4 बार लगातार सफलता प्राप्त करने के बाद बाबर का मनोबल बढ़ता है और भारत पर आक्रमण करने का मन बना लेता है। इसी समय दोस्तों बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा द्वारा 1523 ईस्वी में निमंत्रण भेजा जाता है कि बाबर आप आइए, भारत पर आक्रमण कीजिए और यहाँ से धन लूटकर आप चले जाइए। बाबर इस निमंत्रण को खुशी खुशी स्वीकार करता है और 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है। दोस्तों भारत पर जब 1526 ईस्वी में आक्रमण करता है तो भारत की स्थिति क्या थी इसे हम जान लेते हैं। तो दोस्तों आपको हम बता दें, जब भारत पर बाबर आक्रमण करता है उस समय उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोधी वंश का शासन था और लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी वहां पर शासन कर रहा था। और दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य का शासन था। इसके अलावा भारत के अन्य छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य अपने क्षेत्र विस्तार के लिए आपस में लड़ रहे थे। अर्थात दोस्तों यह स्थिति विदेशी आक्रमण के अनुकूल थी। कोई भी विदेशी शक्तिशाली शासक भारत पर आक्रमण कर सकता था और भारत पर अपने साम्राज्य की स्थापना कर सकता था। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं उस महायुद्ध की जिसने भारत के इतिहास को बदल के रख दिया और भारत में एक नए साम्राज्य मुगल साम्राज्य की नींव डाली। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। यह युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो गई और भारत में एक नए मुगल वंश की नींव पड़ी। दोस्तों इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोधी की हार हुई थी। इस प्रकार बहलोल लोधी द्वारा स्थापित लोधी वंश समाप्त हो गया और भारत में एक नए साम्राज्य
की स्थापना हुई, जिसे हम मुगल साम्राज्य के नाम से जानते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं पानीपत के युद्ध की विशेषताओं के विषय में। दोस्तों यहाँ से बनने वाले कुछ क्वेश्चंस को मैं आपको बता दूं कि यहाँ पहले पूछा जाता है सबसे पहले कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके किसके मध्य हुआ था। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि पानीपत के युद्ध के पश्चात किस वंश की नींव पड़ी या कौन सा साम्राज्य स्थापित हुआ। तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुगल वंश। अब नेक्स्ट बात करते हैं इस पानीपत के युद्ध की विशेषताओं की। तो दोस्तों इस युद्ध में बारूद, आग्नेयास्त्र और मैदानी तोपखाने का प्रयोग किया गया। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था। बाबर ने तुलुगमा पद्धति का प्रयोग उज़्बेकों से सीखा था। इस युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने में उस्मानी पद्धति या रूमी पद्धति का प्रयोग किया था। इस पद्धति में दो गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह छोड़कर तोपों को रखकर चलाया जाता था। पानीपत के युद्ध में बाबर के तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां नामक दो योग्य अधिकारियों ने किया था। उस्ताद अली कुली ने तोपों का नेतृत्व का संचालन किया था और बंदूकधारियों का नेतृत्व उस्ताद मुस्तफ़ा ने किया था। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी के हार से भारत में अफगानों की सख्त छीड़ हो गई थी और युद्ध के पश्चात दिल्ली और आगरा समेत लोदी साम्राज्य के समस्त भागों पर बाबर ने अधिकार कर लिया था। पानीपत के युद्ध की जीत के बाद बाबर ने काबुल के निवासियों को एक एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप प्रदान किया। इसी उदारता के कारण इसे कलंदर की उपाधि जनता द्वारा दी गई थी। इस युद्ध में विजय का श्रेय बाबर ने अपने धनुर्धारियों को दिया था। तो ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन दोस्तों कि इस युद्ध का विजय श्रेय बाबर ने किसे दिया था। तो बाबर ने इस युद्ध में विजय का श्रेय अपने धनुर्धारियों को दिया था। फिर उसके बाद दोस्तों खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को होता है। यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा जाता है। इस युद्ध का कारण जो कि बाबर के पक्ष में दिया जाता है वह यह है कि पानीपत के युद्ध के पूर्व बाबर एवं राणा सांगा में हुए समझौते के तहत इब्राहिम लोदी के खिलाफ राणा सांगा को बाबर के सैन्य अभियान में सहायता करनी थी, जिससे राणा सांगा बाद में मुकर गया था और राणा सांगा बाबर को दिल्ली का बादशाह नहीं मानता था। इसी वजह से बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। लेकिन दोस्तों खानवा का युद्ध का मुख्य कारण जो था वह पानीपत के युद्ध के पश्चात भारत में बाबर का रहना था। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार हुई। खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा के युद्ध में बाबर ने शराब के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के साथ ही जिहाद का नारा दिया था, क्योंकि दोस्तों बाबर को पता था कि राणा सांगा एक शक्तिशाली शासक हैं और राणा सांगा के विषय में कहा जाता है कि राणा सांगा ने अपने जीवन काल में 100 से ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी थी और उनके शरीर पर 80 घाव थे। तो बाबर भी जानता था कि राणा सांगा को हराना आसान नहीं है। इस वजह से उसने अपने समस्त सैनिकों को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित किया और उसने शराब के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया और जिहाद का नारा दिया और यह कहा कि यह युद्ध अल्लाह के लिए है। और दोस्तों खानवा के युद्ध में अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बाबर ने मुसलमानों से वसूल किया जाने वाला तमगा कर अथवा व्यापारिक कर को भी समाप्त कर दिया था। तो दोस्तों यहाँ से ये भी फैक्ट याद रखना कि किस युद्ध में बाबर ने तमगा कर और व्यापारिक कर को समाप्त किया था। तो दोस्तों याद रखना बाबर ने खानवा के युद्ध में तमगा कर और व्यापारिक कर को समाप्त किया था। बाबर ने खानवा के युद्ध में ही गाजी की उपाधि धारण की थी युद्ध के विजय के बाद, और इसी युद्ध में दोस्तों बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। इसके बाद दोस्तों बाबर द्वारा लड़े गए अन्य युद्धों की चर्चा करें तो दोस्तों 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ता है और इसमें पराजय इब्राहिम लोदी की होती है, अभी हमने देखा। और फिर इसके बाद भारत में बाबर रहने का निश्चय कर लेता है, जिसकी वजह से खानवा का युद्ध 1527 में होता है और इसमें भी बाबर की विजय होती है और राणा सांगा की पराजय होती है। इसके बाद दोस्तों चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में होता है और इस युद्ध में मेदिनी राय की हार होती है। यह युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था और जिसमें विजय बाबर की हुई। फिर उसके बाद दोस्तों 1529 में
घाघरा का युद्ध होता है और यह युद्ध बाबर और महमूद लोदी के मध्य होता है। इसके बाद दोस्तों 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों इन्हीं युद्धों को याद करने की ट्रिक भी है जो कि आप लोग पहले से ही जानते होंगे कि पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। पानी पिया से पानीपत का युद्ध, खाना खाया से खानवा का युद्ध, चांद देखा से चंदेरी का युद्ध, घर गया से घाघरा का युद्ध और अंत में मृत्यु। और ये 1526 में पानीपत, 27 में खानवा का युद्ध, 28 में चंदेरी का युद्ध और 29 में घाघरा का युद्ध, 30 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से 1530 ईस्वी में 48 वर्ष की उम्र में बाबर की मृत्यु हो जाती है। जिस समय उसकी मृत्यु होती है वो आगरा में होता है, तो उससे पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है जो कि उसी के द्वारा बनवाया गया था। फिर उसके बाद दोस्तों उसकी इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए। ये जानकारी उसकी आत्मकथा बाबरनामा से मिलती है। उसकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए हुमायूं ने लगभग 9 वर्ष बाद उसे आगरा से ले जाकर काबुल में दफना दिया। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने मुगल साम्राज्य की स्थापना, बाबर के जीवन संघर्ष और बाबर से जुड़े हुए सभी फैक्ट्स पर चर्चा की और बाबर से बनने वाले सभी क्वेश्चन इस वीडियो से आपके कवर हो जाएंगे। और दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। और बाबर से बनने वाले जो MCQs हैं, बनने वाले क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि इसका जो हम नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे जिसमें बाबर से पूछे जाने वाली परीक्षाओं में क्वेश्चन हैं उनको उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो उनकी अपडेट आपको मिल जाए, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।